हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल SKM स्टडी पर। और यहां पर लेके आए हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले क्वेश्चन। आप इन सभी क्वेश्चन को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। कोई दिक्कत कहीं से भी आएगी और आपको कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो देन यू कमेंट, आप कमेंट जरूर से जरूर कर दीजिएगा। मैं हर एक क्वेश्चन का बहुत ही अच्छे से यहाँ पे आंसर देने वाला हूँ, जो कि आपको मैंने यूपी बोर्ड की कॉपी पर खुद लिख कर आया है और उस पर भी मैं दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आपको अलग से मैं दे रहा हूँ, ताकि आपको ये पता भी चले कैसे देना है और कैसे प्रश्न आएंगे, और इम्पोर्टेंट प्रश्नों का सीरीज भी आपका तैयार हो जाएगा। पूरा पूरा हर एक पॉइंट भी मैं आपको समझाऊंगा कैसे क्या है, ठीक है। जैसे कि जो प्रश्नोत्तर संख्या पहला होता है, यह हमेशा हमेशा क्या होता है, बहुविकल्पी होता है। पहला और दूसरा, पहला 5 अंकों का आता है, दूसरा भी 5 अंकों का आता है। तो टोटल अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये जो 10 अंकों का होता है यह आपका बहुविकल्पी ही होता है, ठीक है ना। पहला दूसरा, तो पहले में जो का प्रश्न है यहाँ पे बोल रहा है वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है, यानी जो वासुदेव शरण अग्रवाल है उनकी कृति क्या है। मेरी असफलताएं, माता भूमि, आधे अधूरे, आखिरी चट्टान। तो जो वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है वो माता भूमि है। माता भूमि के साथ साथ जो राष्ट्र का स्वरूप है, पृथ्वी पुत्र है, यह भी किसकी कृति है, वासुदेव शरण अग्रवाल की है। लेकिन जो मेरी असफलताएं है ना, ये किसकी है, बाबू गुलाब राय की है। किसकी है, बाबू गुलाब राय की है। आधे अधूरे किसकी है, तो जो आधे अधूरे हैं वो मोहन राकेश की है। किसकी है, मोहन राकेश की है। और आखिरी चट्टान सर किसकी है, तो जो आखिरी चट्टान है ना, यह भी मोहन राकेश की है। तो जो वासुदेव अग्रवाल की कृति है माता भूमि, मेरी यह सफलता है बाबू गुलाब राय, और आधे अधूरे और आखिरी जो चट्टान है यह मोहन राकेश की क्या है सर, रचनाएं हैं, यानी कि बोले तो कृति है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप तैयार करके जाइएगा, पेपर में बढ़िया छाप के आएगा। चलिए अगला यहाँ प्रश्न है, देखिएगा अगला पहले का ख प्रश्न है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। मतलब इसमें बता रही कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी नहीं है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, और अशोक के फूल भी याद रख लेना, ये भी किसकी है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। विचार और वितर्क भी है और साहित्य का अमर भी है। लेकिन सर कौन सी नहीं है, तो बिल्लेसुर बकरिया जो है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। तो सर किसकी है, तो बिल्लेसुर बकरिया हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, बल्कि यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक व्यंग्यात्मक उपन्यास है। क्या है, व्यंग्यात्मक उपन्यास है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का क्या है, एक व्यंग्यात्मक उपन्यास है। अगला है प्रश्नोत्तर संख्या पहले का ग, निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। तो बताना है प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जी की रचना कौन सी है। मेरे विचार, सूरज का सातवां घोड़ा, आलवाल, मैंने सिल पहुंचाई। तो जो प्रोफेसर सुंदर रेड्डी की रचना है वो है मेरे विचार। मेरे विचार किसकी रचना है, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी की रचना है। सूरज का सातवां घोड़ा किसका भी है, धर्मवीर भारती का। आलवाल किसका है, तो अज्ञेय की रचना है। किसकी है, अज्ञेय की है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध बोले तो अज्ञेय बोला जाता है। उसके बाद अगला यहाँ पे मैंने सिर पहुंचाई किसकी है, तो डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र की है। ओके, अब यहाँ पे पहले का घ है, पहले का घ क्या बोल रहा है, अग्नि की उड़ान पुस्तक की रचनाकार है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन बोले तो अज्ञेय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, या फिर धर्मवीर भारती, या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो जो अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार है वो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। कौन, हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे पहले का अंग, फड़विश्वर नाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विधा पर आधारित है। तो यह एक सर कहानी संग्रह है। फड़विश्वर नाथ रेणु की जो कृति है ठुमरी, यह किस विधा पर आधारित है, तो यह एक सर कहानी संग्रह है, याद रखिएगा। उसके बाद दूसरे का क प्रश्न है यहाँ पे, दूसरे का प्रश्न क्या है,
रस कलश किसकी रचना है सर? रस कलश किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ रत्नाकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद। तो जो रस कलश है यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। किसकी रचना है सर? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। और हरिऔध ने इसे 1940 ईस्वी में लिखा था। किस ईस्वी में लिखा था? 1940 ईस्वी में लिखा था। प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का ख है, मैथिली शरणगुप्त की महाकाव्यात्मक कृति है। जो मैथिली शरणगुप्त है इनकी महाकाव्यात्मक कृति कौन सी है? 4 ऑप्शन मिलेंगे, भारत भारती, जयद्रथवध, यशोधरा, साकेत। तो है सब जो साकेत है यह मैथिली शरणगुप्त की एक महाकाव्यात्मक कृति है। यह महाकाव्य जो काव्यात्मक कृति है 12 सर्गों में है, जिसका प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ था। ओके, अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 का क्या बोल रहा है यहाँ पे? निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है। जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य कृति इसमें से नहीं है? कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्राधार, इत्यलम। तो जो जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है वो कौन सी नहीं है? इत्यलम। जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है। कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्राधार, ये तीनों तीनों किसके भैया? जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है, लेकिन इत्यलम नहीं है। तो सर इत्यलम किसकी है? सचिदानंद हीरानंद वास्यान। सचिदानंद हीरानंद वास्यान बोले तो अज्ञेय की है। किसकी है? अज्ञेय की है। उसके बाद यहाँ पे दूसरे का अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिला था? जो सुमित्रानंद पंत जी हैं इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था, लेकिन किस कृति पर मिला था? तो लोकायतन पर मिला था। किस पर मिला था? लोकायतन पर मिला था। कब मिला था? तो सुमित्रानंदन पंत को लोकायतन के लिए 1965 ईस्वी में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। उसके बाद दूसरे का अंगा प्रश्न है, यहाँ पे देखिएगा, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। क्या है यहाँ पे? निम्नलिखित में से सचिदानंद हीरानंद वास्यान का काव्य संकलन है। लहर है, उर्वशी है, लहर है आपका, उर्वशी है, और क्या है? गुंजन है, हरी घास पर क्षणभर है। तो यहाँ पे जो सचिदानंद हीरानंद वास्यान अज्ञेय का जो काव्य संकलन है वह है हरी घास पर क्षणभर। तो लहर किसकी है? लहर के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। उर्वशी किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर है। गुंजन किसकी है? सुमित्रानंदन पंत है। तो ये आपके बहुविकल्पी इंपॉर्टेंट वाले प्रश्न हो गए, वो भी आपके डेडिकेटेड 22 फरवरी के लिए। अब हम यहाँ पे कुछ गद्यांश भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। प्रश्नोत्तर संख्या 3 जो कि महत्वपूर्ण है, गद्यांश इंपॉर्टेंट वाले जो गद्यांश इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये आपके सामने गद्यांश है क्या गद्यांश भैया? भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी रहेंगी उतनी ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा क्या है? आवश्यक धर्म है। ठीक है, अब यहाँ से आपके 5 प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न बनेगा, भूमि का निर्माण किसने किया है और वह कब से है? तो भूमि का निर्माण किसने किया है और कब से है? तो भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से। यही आंसर है, अलग से मत आंसर ढूंढिए। भूमि का निर्माण किसने किया, कब से है? तो भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय के किसकी जननी है? तो जहां पे समस्त राष्ट्रीय है वही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय किसकी जननी है? विचारधाराओं की जननी है। किसकी जननी है? विचारधाराओं की जननी है। तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, बस और कुछ नहीं। पार्थिव और आद्योपांत शब्दों का अर्थ है, तो पार्थिव मतलब जो पृथ्वी से जुड़ा हो, आद्योपांत मतलब कि जिसका कोई अंत ना हो। रेखांकित अंश की व्याख्या, इसी को बस सेम टू सेम छाप देंगे तो 1 नंबर।
बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे तो आपको मिलने वाले हैं कितने सर, 2 नंबर, क्योंकि एक प्रश्न के 2 नंबर आपको मिलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अभी बताइए कहां से लिया गया है। तो यह पाठ देखिए, यहाँ पे भूमि शब्द आ रहा है, यहाँ पे राष्ट्र शब्द आ रहा है, ठीक ना, यहाँ पर भी राष्ट्र शब्द आ रहा है। तो जब ऐसे शब्द आपको मिले तो ये समझ लीजिएगा कि वह राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। और सर राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल है गुरुजी। कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल है। अब और जो प्रश्न है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या तो कर ही लेंगे ना, बस उसी बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पे प्रस्तुत गद्य पंक्तियों में लेखक का कथन है कि जो राष्ट्रीय विचारधाराओं पृथ्वी से संबद्ध नहीं होती, यानी जुड़ी नहीं होती, वह आधारहीन होती है और उसका अस्तित्व अल्प समय में ही समाप्त हो जाता है। वस्तुतः हम पृथ्वी के गौरवपूर्ण अस्तित्व के प्रति जितना अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही अधिक राष्ट्रीयता बलवती होने की संभावना रहेगी। राष्ट्रीयता का आधार जितना सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही विकसित होंगी। और यहाँ पे जो आपका लास्ट वाला संदर्भ लिखने था, क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से उद्गृत है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी। बस दैट्स इट। और आपको कुछ भी अलग से छापने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, अब मैंने यहाँ पे अगला जो टॉपिक लिया है, जो प्रश्नोत्तर संख्या 5 आता है, ये भैया लेखक का साहित्यिक परिचय आता है देने के लिए और उनकी प्रमुख कृतियां। कितने नंबर का, 5 नंबर का आता है और 80 शब्दों में क्या देना रहेगा, आंसर देना रहेगा। तो किसका किसका, यहाँ पे वासुदेव शरण अग्रवाल का, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। ये 3 लोग हैं और तीनों का आपको क्या लिखना है भाई साहब, जीवन परिचय आपको लिखना है, ठीक है ना। चलिए, तो तीनों में से मैं एक का ले रहा हूं, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा तो आपको छाप देना है, ज्यादा कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे सर इसमें, वासुदेव शरण अग्रवाल ने 1904 ईस्वी में लखनऊ के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में जन्म लिया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद पुरातत्व से जुड़े और कई सरकारी संस्थाओं में महत्वपूर्ण पदों पर अग्रवाल जी आसीन रहे। विभिन्न संस्थाओं तथा विद्यालयों में कार्यरत होने के पश्चात अग्रवाल जी ने 100 अध्याय जारी रखा, यानी खुद पढ़ाई जारी रखा और पाली, संस्कृति, अंग्रेजी आदि भाषाओं के प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व पर समान अधिकार प्राप्त कर लिया। भारतीय संस्कृति व साहित्य के गंभीर अध्येता के रूप में अग्रवाल जी हिंदी साहित्य में विख्यात हैं और सन 1967 में वासुदेव शरण अग्रवाल का क्या हो गया भैया, निधन हो गया। माता भूमि, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, पृथ्वी पुत्र इनकी प्रमुख कृतियां हैं। उरी ज्योति, कला और संस्कृति, भारत सावित्री, कादम्बरी, पुद्दार, अभिनंदन ग्रंथ इनकी संपादित पुस्तकें हैं। और इसके अतिरिक्त पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा बाणभट्ट की हर्षचरित का संस्कृति अध्ययन भी अग्रवाल जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका लेखक का। इसके बाद भैया कवि का भी इसी में देख लेते हैं। कवि का सर कैसे लिखेंगे, कौन सा आएगा, तो जो प्रश्नोत्तर संख्या 5 होता है यह कवि का रहता है। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द 80 शब्द। मैथिली शरणगुप्त, महादेव वर्मा, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन। बोले तो सर अज्ञेय है यहाँ पे, कौन है सर, अज्ञेय है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैथिली शरणगुप्त का हमें लिखना है, तो मैथिली शरणगुप्त का मैंने यहाँ पे लिया है। क्या लिखेंगे सर इसमें, प्रसिद्ध राष्ट्र कवि मैथिली शरणगुप्त का जन्म चीरगांव झांसी में 3 अगस्त 1886 ईस्वी में हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के सानिध्य में इनका काव्य प्रतिभा मुखरित हुई तथा कविता में देशभक्ति व राष्ट्र प्रेम का पुट होने के कारण हिंदी साहित्य संसार ने राष्ट्र कवि का सम्मान दिया और राष्ट्रपति द्वारा संसद के सदस्य मनोनीत किए गए तथा जीवन पर्यंत साहित्य साधना की। और 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में राष्ट्र कवि का क्या हो गया, देहावसान हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। किसकी, मैथिली शरणगुप्त की मृत्यु हो गई थी। आगे क्या लिखेंगे, गुप्त जी का प्रथम काव्य संग्रह भारत भारती था। तदंतर साकेत, जयद्रथवत, भारत भारती, अनग द्वापर, यशोधरा, पंचवटी, सिद्धराज गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास की कथाएं गुप्त जी के काव्यों का मूल कथानाग रहा, जिससे भारतीय अतीत के गौरवशाली इतिहास के प्रति गुप्त जी का प्रेम स्पष्टतः परिलक्षित है और राष्ट्र प्रेम गुप्त जी की कविताओं का प्रमुख स्वर है। भारतीय जनमानस के वर्तमान परिपक्ष के आधार पर राष्ट्र प्रेम का भावना जागृत करने का श्रेय मैथिली शरणगुप्त को जाता है।
याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका खंड क का हो गया। अब हम लोग थोड़ा व्याकरण के भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसी में डिस्कशन कर लेते हैं। अब इसी में हम लोग कुछ व्याकरण के प्रश्नों को पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे है मुहावरा और लोकोक्तियां, ठीक है ना। 2 नंबर का पेपर में आएगा, अध जल गगरी छलकत जाए, कलह खुलना, पानी पानी होना, आम के आम गुठलियों के दाम। तो यहाँ पर एक ही लिया गया, पानी पानी होना अर्थात लज्जित हो जाना, अर्थात शर्मसार होना, यहाँ पे शर्मसार होना। वाक प्रयोग, अपने ही घर में चोरी करते हुए पकड़े जाने पर राधा पानी पानी हो गई। अरे मैं तो पानी पानी हो गई। एक है ना गाना, किसका है? अरे गुरुजी हमें क्या पता किसका है, अरे आप बताइए ना। पानी पानी हो गई है अर्थात मैं बहुत ही लज्जित हो गई, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे शब्द युग्म आएंगे कि सही शब्द युग्मों का चयन कीजिए। अविराम, अविराम का मतलब क्या होता है? तो अविराम मतलब होता है लगातार। अविराम मतलब क्या होता है भैया? लगातार होता है। और अभिराम मतलब क्या होता है? सुंदर होता है। तो लगातार और क्या हो जाएगा? सुंदर हो जाएगा। जलद और जलधि, तो जलद मतलब क्या होता है आपका? जलद मतलब जो होता है, जलद मतलब बादल होता है, और जलधि मतलब क्या होता है? समुद्र होता है। तो बादल और समुद्र हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे आपका है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। दल, मित्र, दाम। तो यहाँ पे मैंने दल का लिया है। दल मतलब क्या होता है? संगठन और पौधे का छोटा कोमल पत्ता भी होता है। मित्र मतलब क्या होता है? भाई होता है, सखा होता है, दोस्त होता है, ठीक है ना। दाम मतलब क्या होता है? पैसा होता है और मूल्य होता है। उसके बाद जो 11 का ग है, यह वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखना है। जो ईश्वर विश्वास करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया? जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे हम लोग आस्तिक बोलते हैं, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसे हम लोग नास्तिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां तक आपके रहे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 22 फरवरी के लिए है इंपॉर्टेंट। खंड क और खंड ख से मैंने लिया, और ये सब प्रश्न आप पढ़ के जाइएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई इशू हो रही, कोई दिक्कत हो रही तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। बाकी मैं आपके साथ हूँ, टेंशन नहीं लेने का। और ऐसी वीडियो पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।